वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के अंदर देर रात पास हो गया। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट पड़े। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। आज सुबह के सारे अखबार इसी खबर से भरे पड़े हैं और सबसे पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल वो आज पास हो गया। लेकिन खैर खबर एक और भी है जिसमें ट्रंप की चर्चा की गई है, अमेरिका की चर्चा की गई है, लेकिन उस खबर पर बात नहीं हो रही। उस खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के। जबरदस्त तरीके से संसद में बवाल हंगामा होता रहा और उसके बाद में वोटिंग हुई। करीब रात को 2:30 बजे, ये तस्वीरें देखिए आप, रात को 2:30 बजे राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता वो संसद से बाहर निकले। रात 2:30 बजे की सब तस्वीरें हैं, यानी सुबह तड़के 2:30 बजे आप कह सकते हैं। और उसके बाद में अभी सुबह 9:40 पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के बाकी अन्य सांसद और विपक्ष के सांसदों का संसद में पहुंचना जारी है। आज राज्यसभा के अंदर इस पर चर्चा होगी। 11 बजे से चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के विपक्ष ने अपने पास में जो कुछ उनके पास था वो पूरी तरह से झोंकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के कई सारे सांसदों ने बोलने का काम किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश बोले, ओवैसी ने खास तौर पर वहां पर जोरदार दलीलें दी और बिल की कॉपी को फाड़ दिया। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया और महात्मा गांधी का नाम लेते हुए बिल की कॉपी को फाड़ दिया। सबसे बड़ी बात वो कई कांग्रेस के सांसद राजा वड़िंग ने, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अगला निशाना सिखों को बनाया जाएगा। जोरदार तरीके से वो बोलते हुए नजर आए। उनको लेकर के भी खूब सारी चर्चाएं हैं, लेकिन आखिरकार वोटिंग से ही इस बिल को जो है वो पास किया गया। और वोटिंग में जो आंकड़े थे वो आंकड़े जो के तो विपक्ष के बरकरार रहे। सरकार की तरफ से 5 सांसद वो जरूर वोटिंग के अंदर नदारद रहे। सबसे पहले आप जरा एक बार सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं और उन्होंने बिल की कॉपी क्यों फाड़ दी। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। कांग्रेस के सांसद राजा वड़िंग संसद के अंदर भावुक हो गए एक तरीके से, और भावुक होकर के कहा कि क्या अब सरकार तय करेगी कि हम किसको दान देना चाहते हैं, किसको वक्फ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये सरकार बताएगी और सरकार बताएगी कौन सा मुसलमान है या नहीं है। भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि अगला नंबर सिखों का है, ये मुसलमानों पर रुकेंगे नहीं। सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। दरअसल वक्फ संशोधन पर यही बात देखने वाली थी कि कौन क्या कहता है और किस तरीके से कहता है, क्योंकि नंबर के आधार पर तो सबको पता था कि सरकार भारी पड़ेगी और सरकार पूरी तरह से बिल को पास भी करवा लेगी, कोई दिक्कत भी नहीं है। और आखिरकार हुआ भी वही। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि क्या विपक्ष के सांसद मुसलमानों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? क्या वाकई जब संविधान को और संविधान के अंदर जो आर्टिकल है उनको चैलेंज किया जा रहा है, क्या उस वक्त में विपक्ष की तरफ से कोई बड़ी आवाज सुनाई देगी?
और जाहिर सी बात है, कल जिस तरीके से गौरव गोगोई बोले, उसके बाद इमरान मसूद बोले, अखिलेश यादव बोले, जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन देर रात 10:46 पर असदुद्दीन ओवैसी बोलने के लिए खड़े हुए और ओवैसी ने धारदार तरीके से बोला, जोरदार दलीलें दी, केवल खाली तकरीरें नहीं की बल्कि दलील दी। और दलीलों के साथ में अमित शाह से पूछा, किरण रिजिजू से पूछा कि आप ये कह रहे हैं इस बिल के अंदर कि जो प्रैक्टिस मुसलमान होगा वही वक्फ कर सकता है, तो आप किसको मानेंगे कि कौन मुसलमान है? अगर कोई जय श्री राम का नारा अगर किसी से जबरन लगवा दिया जाता किसी मुसलमान से, तो आप उसे मुसलमान मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है तो दाढ़ी वाले मुसलमान को क्या आप मुसलमान मानेंगे, या क्लीन सेव वाले मुसलमान को आप मुसलमान नहीं मानेंगे? आप कौन से मुसलमान को मुसलमान मानेंगे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप दूसरे धर्मों के अंदर यह दखल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर यह दखल क्यों हो रही है, इस्लाम में यह दखल क्यों हो रही है? और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश में और कई सारे बोर्ड हैं। कल बात हो रही थी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की, उसका जिक्र किया गया, उसके साथ में बात हुई राम मंदिर ट्रस्ट की, उसका जिक्र हुआ, और उसके साथ साथ ओवैसी ने कल देर रात एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि साईं बाबा का ट्रस्ट है और साईं बाबा ट्रस्ट में जो अधिकारी शामिल होते हैं उनको बाकायदा पहले लिख करके देना होता है कि वो साईं बाबा के भक्त हैं। तो वहां पर अगर इस तरीके की बंदिशें हैं और वहां पर आप खामोश हैं, लेकिन सारा आपको दोष मुसलमानों में नजर आता है। जोरदार तरीके से ओवैसी ने एक के बाद एक दलीलें सामने रखी और उसके बाद में अंत में इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा
वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर अब वक्फ यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है, मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर वक्फ यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज ASI कंट्रोल में है, मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एंक्रोचर से होगा सर, तो एंक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया। आप रातों रात खाबिज को, एंक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके? हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डिसोडेंडाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान MP है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा।
कुछ एक्शन ही नहीं लगा क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप, ये डेमोक्रेसी है? नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, आडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे, आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर आडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या आडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है, हिंदू एंडोवर का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जेएसआर का नारा लगाया, और वो जेएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, द क्रिएशन ऑफ वक्फ औलाद शैल नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरेंट राइट्स टू हेयर्स इंक्लूडिंग वुमेन हेयर्स और द वाकिफ और द राइट ऑफ पर्सन। सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती। आपके लिए अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं,
सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा में कल जो बहस हुई वो बीते कई सालों में, अगर आप अलग अलग बहसों को उठा करके देखें, अलग अलग मुद्दों पर जो बहस हुई है उसके मुकाबले में कल की बहस वाकई जोरदार थी, सुनने लायक थी। हर किसी ने जोरदार तरीके से बोला। और यह नहीं था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की तैयारी नहीं थी, सत्ता पक्ष की भी जोरदार तैयारी थी। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाले हुआ था और अमित शाह लगातार एक के बाद एक बोलते रहे और देर रात तक अमित शाह संसद में बैठे रहे। लेकिन अब राज्यसभा में क्या होगा, सवाल यह है। राज्यसभा के अंदर अगर आप नंबर की बात करें तो राज्यसभा में नंबर बिल्कुल थिन मेजॉरिटी बीजेपी के पास में है। क्या यहां पर किसी की अंतरात्मा जागेगी या यहां पर भी लकीर के फकीर बन करके ही, फकीर जो झोला उठाने की बात करते हैं उन्हीं के साथ में चले जाएंगे? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से लोकसभा में बिल पास हुआ उसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस ने जोरदार तरीके से हमला बोला, ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया, अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए, ममता बनर्जी के सांसदों ने खुल करके मोर्चा खोला। और आज राज्यसभा में देखते हैं कि कौन क्या कहता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।